हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। जैसे अपने बात करके गए थे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वो की बात की ना, एसएचसी की बात की, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स। यहाँ तक हम कंप्लीट करके चले गए थे। ठीक है, आज हम उसी में आगे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि तुमने कर लिया होगा ना अब तक का रिवाइज। चल रही है अच्छे से क्लासेस। ठीक है, देखो मैं तुम्हारे लिए यहाँ रिकॉर्डेड कर रहा हूँ अपने टाइम निकाल निकाल के घंटे डेढ़ घंटे। ठीक है, तो तुम्हें भी उस टाइम को क्या करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए ना। तो बेटा रिकॉर्डेड क्लासेस जो आपको डाली जा रही है देखते रहो, नोट्स तैयार करते रहो। ठीक है, क्योंकि हमें सिलेबस को भी ध्यान में रखना, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि चैप्टर आपका आधा तो पार्ट यहाँ करा दो, बाकी पार्ट अपना बचेगा सेकंड पार्ट। वो सेकंड पार्ट अपने क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में ऑफलाइन करेंगे। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे वो है नेनेस्ट इक्वेशंस समीकरण। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए नेनेस्ट इक्वेशंस नेन्स इक्वेशंस। ठीक है, थोड़ा देख लेना बेटा इसको लिखते समय, है ना, गलत मत लिख लेना। इंपॉर्टेंट है ये समीकरण, ध्यान रखना। ये लो बेटा, चल रहे हैं नोट्स, नोट्स अच्छे से बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है क्या? ठीक है, फालतू के कमेंट के बजाय आप क्लासेस के अंदर वो कमेंट कीजिए, मैं क्या बताऊँ वो कौन है जो भी है। ठीक है, टॉपिक क्वेश्चंस पूछिए कि सर इसका क्या आपने ये क्या लिखा है, मतलब जो चीज़ें नहीं लिखी हुई समझ आ रही है, या कोई ऐसा टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए, या जो मैं पूछ रहा हूँ मैं बातें जो आपको बोल के जा रहा हूँ उसे उनको उनके कमेंट कीजिए, नहीं फालतू के बजाय ना। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखें जो टॉपिक्स लिखाए जा रहे हैं, जो टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पुट किए जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आपको आपके आपके जो कमेंट सेक्शन है उस कमेंट सेक्शंस में शो करना है, बताना है। ठीक है, पूछे रहा जो, क्योंकि लाइव तो अपने है नहीं, तो डायरेक्टली तो हम बात कर नहीं सकते, तो आपको कमेंट सेक्शंस के द्वारा हमें क्या करनी है, बातचीत करती रहनी है। तो बेटा इससे पहले हम कुछ, वो मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, मेरे सर बोलते हैं कि 11वीं के पाप धोते हैं, बोलते थे हमें, तो वैसे तुम्हारे धो देते हैं पाप पहले, वो जो पाप तुमने किए क्लास 11th। ठीक है, ये जो बातें बता रहा हूँ क्लास 11th की बातें बता रहा हूँ। बेटा आपने गिब्स एनर्जी पढ़ी है, गिब्स एनर्जी पढ़ी है ना, तो गिब्स एनर्जी के लिए भाई गिब्स ऊर्जा, गिब्स ऊर्जा, देखो गिब्स ऊर्जा। ठीक है, ये बेसिक बातें आपको याद रखने के लिए। ठीक है, नेनेस्ट इक्वेशंस अभी स्टार्ट नहीं हुई, जो मैं बता दूंगा स्टार्ट हो चुकी है। गिब्स एनर्जी, बेटा गिब्स एनर्जी होती क्या है? चलो आपको तीन चीजें दी जाती है। अगर डेल्टा जी का मान नेगेटिव हो तो क्या होगा, ये बताना है कमेंट सेक्शंस में। डेल्टा जी मतलब नेगेटिव हो तो क्या होगा, डेल्टा जी पॉजिटिव हो तो क्या होगा, डेल्टा जी जीरो हो तो क्या होगा, बताइए कंडीशंस। ठीक है, डेल्टा जी नेगेटिव हो तो इसे क्या बोलोगे, कौन सी प्रोसेस होगी? अगर ये डेल्टा जी, अगर डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो कौन सी प्रोसेस होती है? अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होता है तो कौन सी प्रोसेस होती है? डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो कौन सी प्रोसेस होती है, बताना है। अगर बेटा डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है तो उसे बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्वतः परिक्रम। क्या बोलेंगे? स्वतः परिक्रम। स्वतः परिक्रम का मतलब जो अपने आप होने वाला परिक्रम है, ना तो आप करा रहे हो, उसमें कराने के कोई आप करा नहीं रहे ना। स्वतः परिक्रम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्या बोलते हैं बेटा इसे इंग्लिश में? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो अपने आप हो जाए। ठीक है, एक बार आपने स्टार्ट की उसके बाद अपने आप चल जाए। ठीक है, एक बार आप स्टार्ट करो फिर अपने आप चलती रहे। स्वतः परिक्रम वह परिक्रम होता है
यानी जब डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है तो कौन सा परिक्रम होता है, स्वतः परिक्रम होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। जो आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद वो लगातार चलती रहेगी। जैसे एक बार एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने किसी कागज़ को जलाया है, ठीक है, आपने अगर कागज़ को जलाया तो फिर एक बार जलाने के बाद तो कागज़ क्या करता रहेगा बेटा, जलता रहेगा। क्या करता रहेगा, जलता रहेगा, है ना। जैसे आपने अगर मोमबत्ती अगरबत्ती को आपने जलाया है तो अगरबत्ती को आपने एक बार जलाया, उसके बाद वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। अपने आप ने तो नहीं फैलाई उसे, वो अपने पूरे कमरे में, ठीक है, पूरे घर में, तो वो अपने आप हो जाएगी। ऐसी प्रोसेस जो अपने आप हो जाए उसे क्या बोलते हैं, एक बार आपने चलाई उसके बाद अपने आप चले, इसे बोलते हैं स्वतः परिक्रम। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर और हम बात करें, हम जैसे एक कमरा है, एक कमरे के अंदर गैस भरी हुई है, हीलियम गैस। कौन सी गैस भरी हुई है, हीलियम गैस। ये लो, दीवार यहाँ पर कौन है बेटा, गेट है, क्या लगा हुआ है इस पर, गेट है। अब इसमें क्या भरी हुई है, हीलियम गैस भरी हुई है। कमरा नंबर 1 बोल सकते हो आप इसे, कमरा नंबर 1, ये कमरा नंबर 2। अब हम चाहते हैं कमरा नंबर 1 से कमरा नंबर 2 में गैस चली जाए अपने आप, तो हम क्या करें, इस गेट को अगर हटाएं, जैसे इस गेट को खोलेंगे, जैसे आप इस गेट को हटाओगे, गेट को खोलोगे, तो अपने आप क्या होगी, ये गैसेस इधर से कमरा नंबर 2 में भी आ जाएगी, अपने आप हो जाएगी ना, अपने आप हो जाएगी, अपने आप चली जाएगी, ठीक है। तो ऐसा परिक्रम जो अपने आप हो जाए, स्वतः अपने आप होने वाला परिक्रम एक बार आपने स्टार्ट किया। तो नेक्स्ट बेटा हमने बात की नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है, सॉरी, उसके बाद अगर हम बात करते हैं डेल्टा एच का मान क्या हो बेटा, पॉजिटिव हो। जब डेल्टा एच का मान क्या हो, पॉजिटिव हो। जब डेल्टा एच का मान पॉजिटिव हो तो उसे बोलते हैं अस्वतः परिक्रम। क्या बोलते हैं, अस्वतः परिक्रम, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। कौन सा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अस्वतः परिक्रम। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात कर लें, इसी को ले आए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आ चुकी है, गैस आ चुकी है। हम जानते हैं कि यहाँ से इतनी गैस कमरे में आ चुकी है। हम चाहते हैं कि, अब मैं चाहता हूँ कि, ठीक है, गैस के कण है, पार्टिकल्स हैं, मैं ये चाहता हूँ कि इस गैस के कण को, इस एक गैस के कण को यहाँ से हटाऊँ और यहाँ से हटाकर इस कमरे नंबर 1 में वापस शिफ्ट कर दूँ। इस गैस के कण को इस कमरे नंबर 2 से कहाँ लेकर आना चाहता हूँ, कमरे नंबर 2 में। ऐसे तो नहीं मैं एक गैस के कण के लाऊंगा तो इसके साथ के साथ ये सारे कण भी आ जाएंगे, ऐसा होगा क्या? अगर मैं एक कण को लेकर आ रहा हूँ ये सारे के सारे आ जाएंगे क्या? ऐसा नहीं होगा ना। ऐसा करने के लिए आपको क्या लगाना होगा, वैक्यूम पंप लगाना होगा। क्या लगाना होगा, वैक्यूम पंप, जो गैस को खींच कर लाए। किसकी हेल्प से काम कर सकते हो, निर्वात पंप की सहायता से। किसकी सहायता से, निर्वात पंप, वैक्यूम पंप की सहायता से। बेटा अगर आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रॉन की खोज की होगी, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज में आपने पढ़ा होगा कि जो जिंक की वो लगे निर्वात नलिका होती है, निर्वात नलिका का जो गैस का प्रेशर है उसे लो किया जाता है। प्रेशर को लो करने के लिए हमने निर्वात पंप लगाते हैं 11th क्लास में, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है। निर्वात पंप लगाते हैं, वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप क्या करता है, प्रेशर को लो कर रहा है। प्रेशर कैसे लो होगा, गैस को बाहर निकालेंगे, तो वो वैक्यूम पंप की सहायता से गैस को बाहर निकाला जाता है। तो वैक्यूम पंप की सहायता से हम गैस के यहाँ से कणों को कहाँ पटक सकते हो, यहाँ पटक सकते हो। अपने आप नहीं होगा, है ना, आपको पटकना होगा वैक्यूम पंप की हेल्प से। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अस्वतः परिक्रम इसे बोलते हैं, ठीक है। स्वतः परिक्रम जो अपने आप होने वाली प्रोसेस है, ठीक है। अस्वतः परिक्रम जो आपको कराना पड़ेगा। मैंने कहा स्वतः परिक्रम, मान लो एक बार आपने अगरबत्ती जला दी तो पूरे कमरे में धीरे धीरे पूरे घर में अपने आप फैल जाएगी। एक बार प्रोसेस आपने किया, कागज को आपने एक बार जलाया तो अपने आप फैल जाएगी। हमने एक कमरे में हीलियम गैस से भरी हुई, हमने गेट को खोला तो वो दूसरे कमरे में अपने आप चली जाएगी। यहाँ हमने कहा कि गैस, हीलियम गैस के कणों को इस कमरे से, एक गैस के कणों को हम इस कमरे में लाना चाहते हैं, तो अपने आप नहीं कि हम वैक्यूम पंप की सहायता से क्या करेंगे, सारे के सारे कणों को इसमें पटकना चाहेंगे। वो किसकी हेल्प से होगा, वैक्यूम पंप की सहायता से होगा। फिर बेटा मैंने लिखा डेल्टा जी का मान क्या है, नेगेटिव है। डेल्टा जी का मान क्या लिखा मैंने, नेगेटिव। डेल्टा जी के बारे में अगर आपको बताएं तो इसके बारे में आप पढ़ चुके हो, मैंने बताया साम्य अवस्था,
पता है साम्य अवस्था किस कौन सी कंडीशन? साम्य अवस्था। जब डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है तो इसे बोलते हैं साम्य अवस्था। क्या बोलते हैं? साम्य अवस्था। इक्विलिब्रियम कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस? इक्विलिब्रियम कंडीशन। साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट। कौन सी स्टेट? इक्विलिब्रियम स्टेट। जैसे हम जब बात करें, हमारे पास एक बिकर है, ठीक है, कंटेनर को बंद, बिकर को पीछे से बंद कर दिया। इसमें क्या भरा हुआ है? सॉल्यूशंस भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है। अभी सॉल्यूशन से क्या बनेगी बेटा? वाश बनेगी। क्या बनेगी? वाश बनेगी। क्या बन जाएगी? वाश बनेगी। और वाश बनने के बाद एक साम्य अवस्था आ जाएगी। जितनी भी गैस को, जितने लिक्विड को इसमें चेंज होना होगा वो चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगी? साम्य अवस्था आ जाएगी। अगर एक लिक्विड का कण गैस में कन्वर्ट हो रहा था, एक गैस का कण वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसे बोलते हैं साम्य अवस्था। ये हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर 1 में, सॉल्यूशंस में ना, साम्य अवस्था में, ठीक है। अगर डेल्टा नेगेटिव हो, एस स्वतः परिक्रम, डेल्टा एच पॉजिटिव हो, एस स्वतः परिक्रम, डेल्टा जी जीरो हो, तो साम्य अवस्था कंडीशंस होगी। क्या होगी बेटा? साम्य अवस्था कंडीशंस होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट है डेल्टा जी बराबर, ये लिखना बेटा, डेल्टा जी बराबर माइनस डेल्टा जी बराबर माइनस निकाय के द्वारा किया गया कार्य। निकाय के डेल्टा जी बराबर नेगेटिव। डेल्टा जी किसको डिनोट कर रहा है? डेल्टा जी किसको डिनोट कर रहा है? कमेंट सेक्शन में आने दो। डेल्टा जी किसको डिनोट कर रहा है? कमेंट सेक्शन में आने दो बेटा। किसको डिनोट कर रहा है डेल्टा जी? गिब्स ऊर्जा को। किसको डिनोट कर रहा है? गिब्स ऊर्जा को। तो निकाय द्वारा किया गया कार्य, किसके द्वारा? निकाय द्वारा किया गया, निकाय द्वारा किया गया उपयोगी कार्य। निकाय द्वारा किया गया उपयोगी कार्य। निकाय द्वारा किया गया उपयोगी कार्य। बेटा इसे इक्वेशन फर्स्ट मानना है। क्या मानना है? इक्वेशन है फर्स्ट मानना है। निकाय द्वारा किया गया उपयोगी कार्य। निकाय द्वारा किया गया उपयोगी कार्य, इक्वेशन क्या माननी है बेटा? फर्स्ट माननी है। चले आगे, नेक्स्ट। अब एक और कुछ बेसिक बातें आपकी 11th की ही, वो भी 11th की थी, वो एक लाइन लिखाई जो ये काम की थी अभी तक तुम्हें, तो ये लिखाइए जो, ठीक है। चल रहे हो? चलो फिर, लो तो आओ। एनोड क्या लिख दिया? एनोड, ओके। कैथोड, ओके। इनके बीच में लगा होता है सेल पोटेंशियल्स, लगा होता है क्या? नहीं, अरे ओ नवीन, लगा होता है नवीन, ई सेल, है ना? ये लो, ठीक है। सेल विभो बोल सकते हो क्या? क्या सुमित सेल विभो बोल सकते हैं? सुमित सेल विभो बोल सकते हैं क्या? हाँ बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक कंडीशंस बता रहा हूँ, देखो। हम जानते हैं एनोड से कैथोड की तरफ क्या जाता है बेटा? पीछे याद करो, इलेक्ट्रॉन्स गए थे। डेनियल सेल में कौन गए थे? इलेक्ट्रॉन गए थे। कौन गए थे? इलेक्ट्रॉन गए थे। तो हमें पता है कि यहाँ पर क्या जा रहे हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन तो जा नहीं रहे, कई सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इसे क्या बोल सकते हैं? एन मोल इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? एन मोल इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? एन मोल इलेक्ट्रॉन। तो हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन, ये 11th की बात है चैप्टर नंबर 1 में, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है वंशी का? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है वंशी का? सुन रही है मेरी आवाज? सुन रही है ना? आने दे कमेंट सेक्शन में। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? पढ़ा होगा, साइंस के स्टूडेंट्स हो, इतनी तो नॉर्मल सी बातें पता होनी चाहिए। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम होता है, यही होता है ना? -19 गुलाम होता है, ठीक है।
एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। एक मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर, हाँ दीपिका, दीपिका, 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर, देखो आपने पढ़ा होगा वहाँ पे 11th क्लास में 1 मोल बराबर क्या होगा, जैसे 1 मोल के लिए तो 6.02 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम ये पढ़ा। तो आपने यहाँ लिखा, देखिए 6.02 इंटू 10 की पावर 6.02 इंटू 10 की पावर 23 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, धैर्य रखो, सोच रहे हो क्या करा रहे हैं, तो धैर्य रखो। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, 1 मोल 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, बोलो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा। मैंने कहा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना था, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन बराबर कितना था, 6.02 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपसे पूछा है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होगा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होगा, बता भाई तमन्ना, बता भाई अंशु, क्या होगा। देखो 1 मोल इलेक्ट्रॉन तो हम जानते हैं कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23, यही होगा। हम जानते हैं कि 6.02 इंटू 10 की पावर -10 की पावर 23 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो सोल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके बेटा लगभग 96,500। कितनी आएगी, 96,500। क्या आएगा, 96,500 कूलाम। लगभग कितना आ जाएगा, 96,500 कूलाम। ये नाटक कैसे कर रहा है, ठीक है, कितना आ जाएगा, 96,500 कूलाम। इस 96,500 कूलाम इसे बोलते हैं बेटा 1 फेराडे। क्या बोला जाएगा इसे, 1 फेराडे भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, 1 फेराडे भी बोलते हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया 1 फेराडे। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या हो गया, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया 1 फेराडे। अगर मैं कहूँ कि n मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, n मोल इलेक्ट्रॉन का 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश 1 फेराडे, तो n मोल का क्या आ जाएगा, n इंटू एफ आ जाएगा। ठीक है, ये बेसिक बातें पढ़नी थी। ठीक है, अब कुछ हम बात करते हैं कुछ फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 पे भी और विभवांतर के बारे में।
बेसिक बातें स्टार्ट चल रही है भाई, बेसिक बातें ही करा रहा हूँ अभी, ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन स्टार्ट नहीं किए। अगर मैं बात करूँ, हम जानते हैं विभवांतर बराबर क्या होता है, बोलना विभवांतर बराबर, पूजा विभवांतर बराबर क्या होता है, पता पूजा विभवांतर बराबर क्या होता है, या कमेंट सेक्शन में आने दे भाई, विभवांतर बराबर क्या होगा, क्या होता है विभवांतर बराबर, बटा होगा फिजिक्स में कार्य बटे आवेश, क्या होता है कार्य बटे में आवेश, वर्क अपॉन में चार्ज, क्या होगा वर्क अपॉन में चार्ज। अगर मेरे को कार्य ज्ञात करना हो तो कार्य बराबर विभवांतर इंटू में विभवांतर इंटू आवेश, क्या बन जाएगा विभवांतर इंटू आवेश, ठीक है। W विभवांतर शेल इंटू आवेश, आवेश क्या है बेटा आपके पास, अभी हमने बात की n मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना आ गया NF, कितना आ गया NF, ठीक है। तो W बराबर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, W बराबर E सेल NF, ठीक है, ये हमने याद कर लिया, याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं W की जो वैल्यू है बेटा, जो W की वैल्यू है, यानी W ये W मतलब वर्क, क्या होगा वर्क यानी कार्य। अब आओ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डेल्टा G बराबर माइनस निकाय द्वारा किया गया उपयोगी कार्य, कार्य क्या लिखना बेटा कार्य, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। डेल्टा G बराबर निकाय द्वारा किया गया कार्य माइनस में, वहां पे क्या लगा हुआ था माइनस लगा हुआ था, NF E सेल, ये इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, यानी लिख सकता हूं कि इक्वेशन एक में W का मान रखने पर, इक्वेशन एक में क्या रखा बेटा W का मान रखा है, तो इक्वेशन एक में W का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण एक में W का मान रखने पर। अब जो बात W क्या डिनोट कर रहा है, डेल्टा G क्या है, तो लिखो डेल्टा G क्या है गिब्स ऊर्जा, क्या किसको डिनोट करता है बेटा गिब्स ऊर्जा को डिनोट करता है, तो डेल्टा G किसको डिनोट कर रहा है गिब्स ऊर्जा को डिनोट कर रहा है, ठीक है। आगे बात करें, नेक्स्ट आगे अगर हम बात करें तो N किसको डिनोट कर रहा है, N का मतलब होता है मोल, किसको डिनोट कर रहा है मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसको डिनोट कर रहा है मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिनोट कर रहा है। F फेराडे, F कौन है फेराडे, E जानते हो सेल विभव, सेल विभव, सेल पोटेंशियल क्या है सेल पोटेंशियल, डेल्टा EG गिब्स ऊर्जा, N मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, F फेराडे, अभी जो मैंने बताया था E सेल सेल विभव है, ठीक है। ये सभी इन चीज़ों को डिनोट कर रहे हैं। अगर मानक कंडीशंस की हो तो, मानक स्थिति पे आए तो बात, मानक स्थिति पर हो, देखो अगर मानक स्थिति की बात करें मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, मानक स्थिति पर डेल्टा G नोट बराबर माइनस NF E सेल नोट, क्योंकि हमने बात की थी पीछे भी पढ़ा था E नोट लगाया था, क्या आ जाएगा E नोट
ठीक है। तो मानक स्थिति पर, अगर मानक कंडीशंस की बात करें तो मानक स्थिति पर क्या होगा, डेल्टा जी, मानक स्थिति पर डेल्टा जी नोट बराबर माइनस एन एफ ई नोट सेल। बस मानक कंडीशंस के लिए आपने क्या लगा दिया, नोट लगा दिया, बाकी सेम कंडीशन रहेगी। अब हमें पता करना है कि यहाँ पर कौन किसको डिनोट करता है। चले, ये किसको डिनोट करता है, गिब्स ऊर्जा को। नोट लगा तो मानक गिब्स ऊर्जा, ठीक है, एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ फेराडे, ई सेल, ई नोट सेल, ई नोट सेल मानक सेल विभव, मानक सेल विभव, ठीक है। जो बातें पीछे थी सिर्फ मानक मानक ही लगाया और बाकी सेम ही है, ठीक है। स्टैंडर्ड गिब्स ऊर्जा, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फेराडे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। चलें आगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहीं से चल रहा है गिब्स ऊर्जा के बारे में। तो यहाँ पर हमें कुछ छोटी सी बेसिक बातें और याद रखनी है, दो चार। देखो, देखो सामने कुछ एक दो बातें और पता आपको याद रखनी है। इक्वेशन से एक समीकरण लिखता हूं मैं, रिएक्शंस। क्या है बेटा, रिएक्शन है। रिएक्शन है आपके पास ए बी सी, कैपिटल स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल सी, प्लस स्मॉल डी, कैपिटल डी, ठीक है। कौन किसको डिनोट, देखो ये इक्वेशंस है। इस इक्वेशंस में अगर मैं बात करूं कि आपके पास स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल, जो आपके पास स्मॉल ए है, स्मॉल बी है, स्मॉल सी है, स्मॉल डी है, ये किसको डिनोट करते हैं, क्या है, ये रस समीकरणितीय गुणांक है। क्या है, रस समीकरणितीय गुणांक है। रस समीकरणितीय गुणांक 12th 11th क्लास सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जैसे हम इक्वेशन लिखते हैं H2 प्लस O2, H2O बनता है। इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर भी दो, एक है यहाँ पर दो है। सोल्व कर समीकरण को बैलेंस करने के लिए अपने क्या लगाएं, वैल्यूज लिखते हैं ना। जैसे हाइड्रोजन दो, यहाँ पर दो, ऑक्सीजन यहाँ पर दो है, तो यहाँ पर एक ही है, तो ऑक्सीजन को हमें यहाँ दो करना होता है। ऐसे करते हैं तो केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, यहाँ दो लगा दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो आपने दो लिखा है, यहाँ पर एक जो आप मानते हो, ठीक है, यहाँ पर दो दूना चार हो जाएगा, ये दो, ये जो दो एक दो लिखा है, ये क्या होता है, रस समीकरणितीय गुणांक होते हैं, जो अपने 11th क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे चलें, तो ये आप ध्यान रखना, ये क्या होते हैं, ए बी सी डी, ये क्या लिखा है बेटा, मैंने रस समीकरणितीय गुणांक लिखा है। अगर मैं बात करूं कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल ए, कैपिटल बी आपका क्या है बेटा, रिएक्टेंट है। क्या है आपके, रिएक्टेंट है। अब ये छोटी छोटी बात है, ये तो पता ही है कि तीर के साइड जो होते हैं वो क्या होता है, रिएक्टेंट, तीर के उस साइड जो होते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। तो आपका सी और डी क्या है बेटा, प्रोडक्ट है। क्या है, प्रोडक्ट। तो आपने क्यू बराबर फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक रिएक्टेंट अपॉन में, सॉरी प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, क्यू बराबर एक फॉर्मूला पढ़ा है, रिएक्टेंट अपॉन में सॉरी प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या आपके पास, सी डी, और क्या है, रिएक्टेंट क्या है, ए बी। अब क्या करते हैं, इनके ऊपर जो घातें लगती है वो लगते हैं रस समीकरणितीय गुणांक। क्या लगाते हैं, रस समीकरणितीय गुणांक।
जैसे इसके ऊपर रस समीकरण गुणांक क्या है इसका, स्मॉल सी, इसके ऊपर रस समीकरण गुणांक की गाते लगा दो, डी ए बी, ये क्या लगते हैं, इनके ऊपर गाते लग जाएगी इनकी रस समीकरण गुणांक की। ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना, इसमें सॉलिड को यूज नहीं करते, इसमें किसको यूज नहीं करते हैं, कौन सी अवस्था नहीं लगते इसमें, कौन सी अवस्था को नहीं लिखेंगे इसके अंदर, इसमें सॉलिड अवस्था को नहीं लिखेंगे। किसको नहीं लिखना, सॉलिड अवस्था को नहीं लिखना है। ध्यान रखना इसके अंदर किसको नहीं लिखना, आपको सॉलिड अवस्था को नहीं लिखना, ठीक है। अभी जैसे मैंने एक इक्वेशन दी, इसके अकॉर्डिंग लिखे H2 प्लस O2 रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, H2। केमिकल इक्वेशन को क्या कीजिए, पहले बैलेंस कीजिए, केमिकल इक्वेशन क्या करोगे, बैलेंस करोगे, ठीक है। तो दो यहाँ पर दो हाइड्रोजन, इधर भी दो हाइड्रोजन, इधर भी दो हाइड्रोजन, इधर दो ऑक्सीजन है, इधर एक ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ दो लगा दोगे, यहाँ दो लगे तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 दूना 4, यहाँ कितने लगा दे, 2। केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई, केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब देखो यहाँ पर जो मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही बोला था कि आपका जो 2 है, आपका यहाँ पर जहाँ पर कुछ नहीं है वहाँ पर 1 मानते हैं, ये जो आपके 2 है ये कौन है, रस समीकरण मिति गुणांक है, कौन है, रस समीकरण मिति गुणांक है, स्टिक्योमेट्री कोफिशिएंट, ठीक है। ये क्या है, रस समीकरण मिति गुणांक है, आपके क्या है, रस समीकरण मिति गुणांक है। इसके अलावा एक अकॉर्डिंग लिखे क्यू, क्यू बताइए क्या है, क्यू H2O, ये भी गैस, ये भी गैस, ये लिक्विड होता है, तो H2O कितनी रिएक्ट प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट H2O2, कितनी घात इस पे क्या, इसकी रस समीकरण में कितने, 2, इसके कितने, 1 है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखो Q बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या आपके पास H2O, मैंने लिख दिया H2O की रस समीकरण मिति कितने हैं, 2, तो घात लगा दी मैंने 2, यहाँ पर रिएक्टेंट H2O2। अगर हम बात करें यहाँ पर H2 की जो रस समीकरण मिति कितने मान है, 2, मैंने 2 लगा दिया। O2 की रस समीकरण मिति गुणांक कुछ नहीं है, वहाँ पे क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। रिएक्टेंट अपॉन में क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट अपॉन में क्या आ गया, रिएक्टेंट आ गया, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट इक्वेशंस। अब हम जो आपको जो बताया हुआ है वो आपको क्या करना है, पढ़ के आना है, ठीक है। ये जितना भी आपको करा दिया गया है वो क्या करके आना है, रिवाइज करके आना है। ये सिर्फ बेसिक कराइए, मैंने नेक्स्ट इक्वेशन